हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए सीटेट का आज हमारा जो है क्लास 8 की, आपको पता ही हम हिस्ट्री कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 1857 की क्रांति की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कल की क्लास थी, आप लोगों को पसंद भी आया। और उसका कुछ लोग बोल रहे थे कि आप जो है एक एक दिन में एक क्लास करो, कुछ लोग बोलते हैं दो दो। तो अभी आपका देखो सीटेट में टाइम है, अभी आपका ये मई है, जून है, जुलाई में पेपर होना है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 करेंगे ताकि आप भी जो है अच्छे से चीज़ों को क्लियर करें। और बीपीएससी की भी क्लास के लिए आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे, तो देखिए 5 बजे होता है हमारा बिहार स्पेशल, चल रहा है 5 बजे। अभी ये 1 बजे की क्लास है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और आज मैं पक्का टेलीग्राम पे भेज दूंगी। ठीक है, पीडीएफ सारे। चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो स्टोरी के थ्रू देखेंगे। देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना, जिसमें हम मैकाले के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें जो कि पूछी गई हैं। आपका हिंदू कॉलेज की स्थापना, तो जो कहानी है बीच बीच में थोड़ा बहुत देखेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। ठीक है, तो आखिर में क्या है देसी जनता को सभ्य बनाना। आप नाम से ही देख रहे हैं कि सभ्य बनाना है। तो इसमें हम लोगों ने इसके पहले देखो, कल तक तो हमने देखा ना कि किस तरीके से जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने पहले शासन पे कंट्रोल किया। फिर वो मेरठ का जो है आंदोलन चलता है, जिसमें बहुत सारे जो है नेता बना देते हैं बहादुर शाह जफर को। उसके बाद से फिर से जो है कंपनी जो है वो हार मानती है, फिर दोबारा से वो सामने आ जाती है और फिर से सबको ख़त्म कर देती है। ये तो हम सब पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश शासन हुआ है और कंपनी के बाद से फिर सीधे शासन जो है अंग्रेजों के हाथ में चला गया। आदिवासी के बारे में पढ़ चुके हैं, हर एक चीज़ हमने पढ़ लिया है। अब आपको पता है कि भारत में जो है अंग्रेज काफ़ी समय तक अपना कंट्रोल करना चाहते थे। हाँ, ये बात और है कि वो कर नहीं पाए। उन्हें लगता था कि देखो एक सांस्कृतिक मतलब आपने देखा होगा कल की क्लास में भी कि वो सभ्य बनाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि यार ये भारतीय जो है ना वो सभ्य नहीं है, और देसी समाज को सभ्य बनाना है, रीति रिवाज मूल्य मान्यताओं को बदलना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में अंग्रेज जो है ना वो एजुकेशन को किस तरीके से देखते थे। यहाँ पर ये देखिए विलियम जोन्स जो है फारसी भाषा सीख रहे हैं। ठीक है, अब आखिर में जो अंग्रेजी एक मिनट, अब आपको अच्छे से दिखेगा। तो जो अंग्रेज थे वो शिक्षा को किस तरीके से देखते थे। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे, उनके विचार क्या हैं। तो देखो पिछले 2 सालों में किस तरीके से विकसित हुआ है, इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इसके बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरीके से विकसित हुआ है कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो प्राच्यवाद की परंपरा है, तो सन 83 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए और उनको कंपनी के द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद थे, मतलब उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, भाषाविद। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था, फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से वो अरबी भी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। तो ये भाषाविद थे। कलकत्ता में आने के बाद से वो रोजाना जो है घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर संस्कृत की बारीकी, व्याकरण, मतलब वो संस्कृत भी पढ़ने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीतिक, नैतिक, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तिकाओं का भी अध्ययन किया। मतलब ये इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, ये सब कुछ पढ़ने लगे। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उन्हीं के जैसा जो है इंटरेस्ट रखते हैं। हेनरी टॉमस ये रहे, ये देखिए हेनरी टॉमस कोलब्रुक, ये और जो एक है नथेनियल हॉलेट भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। तो ये सब मिलकर जो है जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। अब यहीं से यह प्रश्न पूछा था कि एशियाटिक जोन्स ऑफ बंगाल का गठन किसने किया। तो याद रखिएगा जोन्स ने, पूरा नाम याद रखना है, फोटो भी देख लीजिए ताकि आपको, अरे एकदम नीचे चला गया, ये रहे विलियम जोन्स, फोटो आप देख सकते हैं, फारसी भाषा सीख रहे हैं। ठीक है, तो पिक्चर्स के साथ आपको रिलेट करना है और ये पूछा हुआ ही था। अब आप सोच सकते हो कि एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन आप लिख लीजिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया है, विलियम जोन्स ने, और इसी ने एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया है। अब कोलब्रुक भी पढ़ने का शौकीन ये रहा। तो जोन्स और कोलब्रुक भारत के लिए ना एक, भारत के प्रति खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के ना प्रति, मतलब एक तरीके से बहुत ही रिस्पेक्ट था इनको, इनके मन में। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन हो
ये तो था ही। स्टार्टिंग में आपको पता है ये कितनी ज़्यादा ग्लोरी थी, बट धीरे धीरे इसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। इसीलिए इन्होंने दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से जोन्स और कोलब्रुक दोनों ने ही प्राचीन ग्रंथ को ढूंढा, व्याख्या किया, अनुवाद किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना जो है न केवल अंग्रेज को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीय को भी तो अपना विरासत दोबारा जो है अपनाने, उसको समझने का मौका मिलेगा। इस प्रक्रिया में अंग्रेज जो है वो भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। ठीक है, तो एक तरीका का इनका प्रयास था। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो ना कि पहले ये लोग पश्चिमी ज्ञान को ही प्रमोट कर रहे थे, बट ग्रंथ ढूंढे गए, वहां से पढ़ा गया, तो इन लोगों ने बोला कि भाई देखो, पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। और वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करें, संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना किया जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को भी वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले परिचित हैं। तो इस तरीके से वे आदर और महत्व देते थे। उन्हें अनजाने में विषयों की शिक्षा न दिया जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी जो है अंग्रेज देसी जनता का दिल जो है वो जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकता है। ठीक है, तो ये है वॉरेन हेस्टिंग्स का स्मारक। ठीक है, कलकत्ता में स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल में। आप लोगों में से देखा भी होगा विक्टोरिया मेमोरियल जो लोग गए हैं। अब कुछ यहाँ पे ना पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि पूछा गया है। प्राच्यवादी सबसे पहले एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन रखने वाले को कहते हैं प्राच्यवादी। मुंशी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता है। अगर आपको फारसी सीखना हो तो आप मुंशी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वर्नाकुलर यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और मदरसा तो आपको पता ही है, अरबी भाषा में मदरसा कहते हैं सीखने के स्थान को। किसी भी तरीके का स्कूल, कॉलेज या कोई भी संस्थान जहाँ पर अरबी भाषा में सिखाया जाए, सीखने का स्थान है अरबी भाषा में। ठीक है, मदरसा। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि अंग्रेजों का एक था कि भाई हम तभी जनता का दिल जीत सकते हैं जब उन्हीं के जो चीज़ें अजनबियों की तरह ना पढ़ाया जाए, मतलब कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको वही पढ़ाया जाए जिससे वो पहले से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनका दिल भी जीत सकते हैं और वो हमारी रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा दिया गया। कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि शिक्षा दिया जा सके संस्कृत में। तो याद रखिएगा, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में। बट आप जानते हो कि सब तो इससे सहमत नहीं होंगे ना। कंपनी के अफसर बहुत सारे तो प्राच्यवादियों के इसको बहुत ही क्रिटिसाइज करते थे। जो हमारा संस्कृत है ना, इसको बहुत ज़्यादा ही लोग इसको एक नीच, मतलब अच्छा नहीं समझते थे कुछ लोग, बट कुछ लोग जो है इसको प्रमोट कर रहे थे, कंपनी के ही। अब पूर्व की जघन्य गलतियाँ देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज जो है अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य जो है अगंभीर और सतही है। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब अरबी हो गया, संस्कृत हो गया, साहित्य हो गया, इसको ये सब अच्छा नहीं मानते थे। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रख के शिक्षा दो। अगर आप सच में भारतीय लोगों के दिल जीतना चाहते हो तो उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ये जेम्स मिल था जो कि ऐसा बोल रहा था। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों में काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये सब पढ़ाओ कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। ठीक है, उसके बाद से आप ये फोटो देख सकते हो, ये है थॉमस बैबिंगटन मैकाले।
अभी आपको पता ही है मैकाले से रिलेटेड, जिसने अंग्रेजी भाषा सीखने पे बहुत जोर दिया था इस मैकाले ने। ठीक है, लोग बोलते हैं कि इसी की वजह से अंग्रेजी भाषा जो है भारत में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। ये रहा हमारा मैकाले, हमारा नहीं है ये। मैकाले इन आलोचकों में सबसे ज़्यादा, एक देखा जाए ना तो बोलने वाला था, प्रभावशाली था। वह भारत को असभ्य देश मानते थे ये सब, जिसे सभ्यता का मतलब, इनको लगता था ना कि भारत हमारा अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, और हम लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ना जरूरी है। और इसके मुताबिक ये जो मैकाले है, पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रकृति के समकक्ष नहीं थी। मतलब हमारी जो भाषा है वो इंग्लैंड के कंपेयर में कहीं था ही नहीं, इनकी ही भाषा सबसे अच्छी है। और ये जो मैकाले है, इसने तो ये तक कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय, ये देख सकते हैं यहाँ पुस्तकालय का केवल एक ही खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। इसी ने बोला था कि देखो भाई, एक अच्छा यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना, मतलब बस ये एक खाना ही भारत और अरब की समूचे देसी साहित्य के बराबर है। मतलब इनका जो है किताब हो चाहे जो भी चीज़ें हो, हम बस एक इनका एनफ है। हमारा चाहे जो भी साहित्य है, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो सब पीछे हैं भाई इनके आगे, इसका ऐसा कहना था। उनका तर्क था कि भारत में कुल मिलाकर ये सब अपने जो सभ्यताएं, अपनी जो चीज़ें चल रही हैं, इनका जो शिक्षा है, इनकी जो पुस्तकालय है, जो उसमें ज्ञान है, वो सबसे ऊपर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा नहीं बर्बाद करना चाहिए, मतलब अरबी, संस्कृत और साहित्य पे, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक ये जो मैकाले है, जिसकी फोटो में दिखा रही थी, इसने अंग्रेजी भाषा पर सिखाने की बहुत जोर दिया है। उसका मानना था कि अंग्रेजी ज्ञान से भारतीयों को दुनिया के बारे में, दुनिया की जो साहित्य है उसको पढ़ने का मौका मिलेगा, और यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से को जान पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाना, उनकी रुचि, मूल्यों और संस्कृतियों को बदलने का रास्ता हो सकता है। मतलब कि अगर मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा दूं तो आपको सभ्य बना दूंगी, आपका इंटरेस्ट, आपकी वैल्यू, आपका कल्चर, इन सबको मैं बदल सकती हूँ। इसके अकॉर्डिंग कुल मिलाकर अंग्रेजी भाषा सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो मैकाले का जो मिन्स है, इसके आधार पर 1835 का अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। प्रश्न ये भी पूछता है कि किसके आधार पर जो है अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया, तो ये है 1835 का। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, और कलकत्ता, मद्रासे, बनारस संस्कृत कॉलेज, इन सब जगह पे अरबी साहित्य और हमारा संस्कृत, इसको प्रमोट ना किया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई कि तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी ही जो है पाठ्य पुस्तक में जितनी भी किताबें थी ना, सब अंग्रेजी में छपने लगी। अब यहाँ पर एक आता है हमारा, आपको पता है, वुड डिस्पैच, आपने देखा होगा कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है वुड डिस्पैच से। तो दूसरा है कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी का नियंत्रक मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र, जिसे हम वुड डिस्पैच कहते हैं, इसके नाम से जानते हैं। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाओ, इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये है वुड डिस्पैच। प्रश्न पूछता है ना कि किस पे भेजा गया था, तो 1854 में ही जो लंदन स्थित है ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्नर जनरल, उसने एक नोटिस भेजा, और जो अध्यक्ष है चार्ल्स वुड, उसी के नाम से जारी हुआ वुड का नीति पत्र, जिसमें एक ही चीज़ थी कि भाई प्राच्यवादी से कुछ नहीं होने वाला है। प्राच्यवादी ज्ञान का मतलब आप लोग याद रखिएगा, संस्कृत, अरबी साहित्य, ये केवल वेस्ट ऑफ टाइम है एंड पैसे का भी। तो इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया कि यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीय को व्यापार, मतलब अच्छा खासा आप ग्रो करोगे लाइफ में, इस तरीके का है कि इसके ज़्यादा लाभ है, हमारी शिक्षा अपना लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी उसके बाद से आपको पता ही है कि ब्रिटिश वस्तु की भी मांग, क्योंकि देखो अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो, ब्रिटिश वस्तु की मांग भी पैदा होगी। ठीक है, फिर यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाएंगे। जैसे अभी आप यहाँ पे रहते हैं, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, भारत का नहीं बट जो बाहर के जो ब्रांड होते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो कुल मिलाकर इनका भी यही मोटिव था कि एक बार ये लोग हमारी चीज़ों को अपना लेंगे ना, फिर हमारे यहाँ की बनी चीज़ों को ही खरीदेंगे। ठीक है, वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, मतलब मोरल चीज़ों में भी आप ऊपर उठेंगे, और आप ज़्यादा सत्य बोलोगे, आप ऑनेस्ट हो जाओगे, और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी की कमी नहीं रहेगी, मतलब ऑनेस्ट एम्प्लॉय मिल जाएगा। और जो इनका डॉक्यूमेंट्री था ना, उसके अकॉर्डिंग पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, मतलब हमारा, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व, ना ही समर्पण था, और ना ही शासन के लिए कोई उनके पास योग्यता थी पैदा कर सकता है।
ठीक है। फिर आपको पता ही है 1854 का जो ये हमारा वो डिस्पैच है, इसी के बाद अंग्रेजों ने बहुत सारे कदम उठाए, सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार अपना कंट्रोल कर सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी कदम उठाए गए। 1897 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, कल हमने पढ़ा था ना कि किस तरीके से विद्रोह स्टार्ट हुआ, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो 3 है, इसके अलावा और कोई नहीं है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ये पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये है हमारा बम्बई विश्वविद्यालय, आप देख सकते हैं, ये उस समय का है। ठीक है, तो आपने देखा कि मैकाले किस तरीके से अंग्रेजी को प्रमोट कर रहा था। उसका तो मतलब था कि भाई उनकी सिर्फ एक जो है एरो, मतलब एक जो क्या था, एक जो खाने में जितनी किताबें हैं उतना हमारा पूरा ग्रंथ, उस मतलब उनके आगे कुछ नहीं है, उनका भाई सर्वोपरि है। मैकाले ने तो अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। और ये हैं स्कॉटलैंड के ईसाई जो है प्रचारक विलियम केरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। वैसे ये आपको पढ़ना नहीं है, बस मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, अब आपने देखा ऊपर, और ये हमारा कलकत्ता के पास का सेरामपुर कॉलेज हुगली नदी के तट पर है। ठीक है, और आज भी ऐसा ही है, बहुत सारे लोग गए भी होंगे। तो अब यहाँ से देखते हैं कि स्थानीय पाठशालाओं, अब देखो अंग्रेजी को प्रमोट किया जा रहा है, तो ये जो पाठशाला आपको दिख रही है फोटो, ये देखिए गुरुकुल जैसा, इसका क्या हुआ? क्योंकि अंग्रेजों से पहले तो बच्चे यहीं पे पढ़ते थे ना, तो ये भी तो है, ये कहाँ गए भाई? तो देखिए ये ग्रामीण पाठशाला है, ठीक है, जहाँ पर बच्चों को इस तरीके से बैठाकर पढ़ाते हैं। अब इसका क्या हुआ अंग्रेजी शिक्षाई? तो विलियम एडम की रिपोर्ट आती है, ये देखिए 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। तो कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। मतलब ये जो ऊपर फोटो देख रहे हो ना, इस तरीके के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे किस तरीके से शिक्षा हो रही है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। और एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, तो ये आपको पढ़ना चाहिए कि इसकी रिपोर्ट में क्या था। देखो, एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं और बहुत छोटे छोटे केंद्र हैं जिसमें 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। बट आज आप यूपी के कुछ स्कूल्स देख लीजिए, वहाँ पे तो 3 से 4 ही हैं, भर्ती निकाल नहीं रहे हैं, बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं। तो फिर भी इन पाठशाला में ना पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा ओवरऑल की बात हो रही है। ये पाठशालाएं संपन्न लोग या फिर स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी और कई पाठशालाएं स्वयं गुरु ही स्टार्ट कर दे रहे थे। शिक्षा का तरीका काफ़ी फ्लेक्सिबल था और जिन चीज़ों को स्कूल से हम उम्मीद करते थे वो सब कुछ पाठशालाएं में मौजूद थी। बच्चों की फीस भी निश्चित, बच्चों की जो फीस है ऐसा नहीं कि फिक्स कर दिया है, नहीं, निश्चित नहीं था। छपी हुई किताबें भी नहीं थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई गई थी, बेंच और कुर्सियां भी नहीं थी, ना तो ब्लैक बोर्ड था, ना ही अलग से कक्षाएं, ना ही बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम था, ना ही कोई सालाना इम्तिहान, नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी, ये रिपोर्ट में बताया गया है। और तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर में ऐसे ही गुरु अपने घर पे पढ़ा रहे हैं। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी, फिक्स नहीं था, याद रखिएगा। मान लीजिए अगर आपके फादर पेरेंट्स अच्छा खासा कमाते हैं, उस अकॉर्डिंग फीस लेंगे। कोई बच्चा बहुत गरीब है तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी उस समय। शिक्षा हमारा ओरल होता था और मौखिक होता था। क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थी की जरूरत को देखते हुए गुरु तय करेगा। मान लो कोई बच्चा एकदम से लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है, किसी को सब कुछ आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो तय करते थे। विद्यार्थी को अलग कक्षा में नहीं बिठाएंगे, एक साथ सबको बिठाकर बस उनके लेवल के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाया जाता था। ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा ही पढ़ाएंगे। एडम ने पाया, क्योंकि देखो पहले की जो पढ़ाई थी ना काफ़ी फ्लेक्सिबल थी। जैसे कि अगर मैं पढ़ाऊंगी तो अगर किसी बच्चे को गिनती ही नहीं आती है तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सबको ही ऐड जोड़ घटाना पढ़ा दूँ। मैं हर एक बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी। तो ऐसा ही पहले भी था। और एडम ने पाया कि काफ़ी फ्लेक्सिबल जो है इनकी पढ़ाने की जो नीतियां हैं वो काफ़ी है, आवश्यकताओं के अनुकूल है। जैसे कि ये बहुत फेमस चीज़ पूछा गया था उदाहरण के लिए कि फसल की कटाई के समय ना कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि बच्चे प्रायः खेती में अपने घर वालों की मदद करते थे, तो उस समय कोई क्लास नहीं होती थी। तो गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे कटाई अनाज के लिए। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा खेत का, उसके बाद से पाठशाला दोबारा से शुरू होगा। मतलब सब कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग होता था। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकार के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। अब मान लो जैसे कि बंद ना हो बीच में, तो ये बेचारे बच्चे तो पीछे हो जाएंगे, तो ये लोग सबको एक साथ लेकर चलते थे, गरीब हो चाहे अमीर हो। ठीक है, तो ये था एडम का रिपोर्ट। तो ये मैंने आपको स्टोरी के थ्रू समझाया है, कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से कर लोगे। अब यहाँ पर देखो एक नई दिनचर्या है, नया नियम है।
तो कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। प्रश्न पूछता है कि कंपनी का ध्यान किस पर था, प्राइमरी, उच्च या किस पे, तो याद रखिएगा उच्च जो शिक्षा है उस पे था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी, तो ये जो स्थानीय पाठशालाएं आप देख रहे हो ना, बरगद के नीचे, दुकान में, कहीं भी, इसमें वो इंटरफेयर नहीं करते थे, क्योंकि इनका था उच्च शिक्षा पे, हायर एजुकेशन पे। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। इसका मानना था कि जो मौजूदा जो व्यवस्था है इसके भीतर बदलाव किया जा सकता है। एक नई जो है दिनचर्या होनी चाहिए, नया नियम, मतलब कुल मिलाकर पाठशालाओं को व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया, ताकि इनको सैलरी मिलेगी, ये अच्छे से पढ़ाएंगे। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। पंडितों का काम था पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ पे अच्छी अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना। इन सबको निर्देश भी दिया गया था कि भाई देखो, समय समय पर तुमको अपनी स्कूल की रिपोर्ट भेजनी है, ठीक है, और कक्षाओं की नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाना है। ये नहीं कि सुबह मन किया तो हिंदी पढ़ा दो, अगले दिन मन किया तो गणित पढ़ा दो। ठीक है, अब अध्यापन पाठ्य पुस्तक पे आधारित होगा, अपने मन से कुछ नहीं, अब जो टेक्स्ट बुक है उसी पे पढ़ाना है। विद्यार्थियों की प्रगति को मापो और वार्षिक परीक्षाएं भी लो। पहले परीक्षाएं तो थी नहीं। विद्यार्थियों को कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें और डेली आए पढ़ने, अपनी सीट पर बैठें और अनुशासन के नियम का पालन करें। तो इस तरीके से कुछ परिवर्तन आए। तो नए नियम पे चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा, और जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उनको कोई सहायता नहीं मिलती थी। बेसिकली वही है कि जो हमारे साथ मिलकर काम करेगा उसको फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ थी कि चलो इस पढ़ाई के लिए ये सब कर रहे थे। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर होने लगे। क्योंकि जो जहाँ पे जिसको सरकारी सहायता मिल रही है, ऑब्वियस ही बात है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ में डेवलपमेंट होगा। इस नए नियम और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली जो है होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेत में काम करने जाते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीन जो है मानते थे, और बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता है, मतलब ऐसा मानते थे। तो ये एक बदलाव हुआ। पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट जब ये नया नियम आया तो इन बच्चों को काफ़ी परेशानी होने लगी। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, और ये वाला जब मैं PDF दूंगी तो आप पढ़ सकते हो। अरविंदो घोष हैं, और 15 जनवरी 1908 को ये मुंबई में एक भाषण देते हैं राष्ट्रीय शिक्षा पर। जो है बोलते हैं कि भाई हर बच्चे में राष्ट्रीयता का भावना जागृत होना चाहिए। ठीक है, अब राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची, तो केवल अंग्रेज जो अफसर है ना, भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। मतलब ये भारत और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग विचारक थे, वो भी जो है इस पे काफ़ी जोर देने लगे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि भाई वे जो नया स्कूल और कॉलेज विश्वविद्यालय खोले हैं ना, वहाँ पर शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें और इस दिशा में कुछ प्रयास करें, हम आगे बढ़ेंगे। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। देखो वो तो होगा ही, कुछ लोग चाहते थे, पश्चिमी शिक्षा को अच्छा मानते थे, और कुछ जो है बोलते थे कि नहीं भाई, भारतीय में हमारा ही ज्ञान होगा, पश्चिमी शिक्षा हमारे लिए सही नहीं है। जिसमें से आपको पता ही है, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरीके के थे। ये लोग पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन है, आखिर में क्यों थे? तो इनको लगता था कि जो अंग्रेजी है शिक्षा ने हमको गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा किया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं, और अपनी हमारी जो खुद की संस्कृति है उसका गौरव नष्ट हो रहा है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में तो जहर है, ये पूरा पापपूर्ण है। मतलब पश्चिमी शिक्षा, इसने भारतीयों को तो गुलाम बना दिया है। उनके मुताबिक पश्चिमी से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले, इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। हाँ, ये होने लगा था कि हमारे यहाँ के जो लोग पढ़ने लगे थे ना, उनको लगता था कि यार ये ब्रिटिश शासन तो काफ़ी अच्छा है, और उनकी शिक्षाओं को अच्छा मानते थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो कि भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से, आपने देखा होगा जब हम पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इन्होंने खुद विद्यार्थियों से बोला कि आपको वो शिक्षा संस्थान छोड़ देना है जो कि अंग्रेज के बताए हुए हैं। ठीक है, उसमें नहीं पढ़ना है। जब ये आह्वान हुआ था राष्ट्रीय आंदोलन का, उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि पश्चिमी शिक्षा के तो वैसे भी विरुद्ध थे।
महात्मा गांधी बस उनकी मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में ही दिया जाना चाहिए और अंग्रेजी में दी जा रही जो शिक्षा है वो भारतीयों को अपाहिज बना रही है, उनको सामाजिक परिवेश से काट रही है, अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही है। अगर आप उनकी भाषा में जो है चीज़ें कर रहे हो तो उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित है। ठीक है, उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया गया है, लेकिन जो हमारा जीवन का अनुभव है ना, व्यवहारिक ज्ञान, उसकी तो उपेक्षा कर रहे हैं। ये हमारे गांधी जी हैं, ये देखिए, ये हमारे गांधी जी हैं, ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो गांधी जी का एक लॉजिक था कि देखो, शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता मतलब पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप पढ़ना लिखना जानते हैं, बस इतना ही नहीं है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं, जानना पड़ता है कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। मस्तिष्क हो गया, उनको अपना मस्तिष्क समझने की क्षमता, इन सब का विकसित होना जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कि बस आपको किताबी ज्ञान, ये इनके अकॉर्डिंग था। उसके बाद से आप देख ही सकते हो कि किस तरीके से कुछ लोग पश्चिमी शिक्षा को काफ़ी प्रमोट करने लगे थे, यहीं के लोग। अब टैगोर का शांति निकेतन, ये देखिए, पहले आप फोटो देखिए। शांति निकेतन में एक कक्षा चल रहा है, क्लास चल रही है 1930 में। ये देखिए, ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। टैगोर का शांति निकेतन, यहाँ से जो प्रश्न पूछता है उसे देख लेते हैं। तो आप में से सभी ने वो सुना ही होगा शांति निकेतन के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की। याद रखिएगा कब, 1901 में। टैगोर जब बच्चे थे ना तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, उनको काफ़ी घुटन होती थी। और ऐसा बहुत सारे बच्चों को अभी भी लगता है, छोटे बच्चों को, वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते हैं। तो टैगोर को ऐसा लगता था यार कि मुझे ऐसा लगता है कि मानो स्कूल तो कोई जेल है, मैं वहाँ पे कभी नहीं जाना चाहूँगा। तो जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव में शिक्षा के बारे में टैगोर के विचार जो है काफ़ी प्रभावित किए। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ पर बच्चे ना खुश हो जाएं, उन्हें ये ना लगे कि यार अब जेल में जाना है। ठीक है, जहाँ पर वे अपने आप को मुक्त, तभी तो ओपन में क्लास चल रही है, क्रिएटिव हों, जहाँ पे वो अपनी विचार, अपनी जो आकांक्षाएं हैं उसको समझ सके। तो टैगोर को लगता था कि बचपन का समय तो अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के उसको कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षा कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हों, मतलब उनके अंदर जो है एनर्जी, उत्सुकता हो, क्यूरोसिटी आनी चाहिए, जानने की चाह जो है विकसित हो। तो कुल मिलाकर ये भी जो पश्चिमी शिक्षा है उसके विरुद्ध थे। जो भी अंग्रेजों ने स्कूल बनाया, डिसिप्लिन बना दिया कि तुम्हें डेली आना है, अगर तुम एक दिन भी नहीं आओगे तो तुमको माना जाएगा कि तुम्हारा पढ़ने लिखने में मन नहीं है। ये सारी चीज़ें थी। टैगोर का मानना था कि बच्चे जो है ना क्रिएटिव, सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही नेचुरली इसको हम जो है प्रमोट कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कलकत्ता में 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। ठीक है, उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने कि किस तरीके से टैगोर और गांधी जी दोनों के ही राय एक जैसे दिखे हमें यहाँ पर, बट दोनों के बीच में फर्क था, क्योंकि गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीन व टेक्नोलॉजी की हमेशा से उसको क्रिटिसाइज करते थे, बट टैगोर जो है ना वो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का मिक्सचर चाहते थे। ठीक है, गांधी जी एक तरफ एकदम उसके खिलाफ थे, तो ये चाहते थे उसका सम्मिश्रण। उन्होंने शांति निकेतन में आर्ट, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया है टैगोर जी ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग परिवर्तन लाना चाहते थे जो पश्चिमी शिक्षा हो रही थी। और ये हमारा कोयम्बटूर का ये फोटो देखिए, एक प्रचारक स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, ये ईसाई प्रचारक जहाँ पे लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए थे। यहाँ पर देखिए सारी गर्ल्स हैं। तो ये हमारी क्लास थी, और इस क्लास से आपको बस एक चीज़ मैं बोलूँगी कि सबसे पहले तो आपको एडम की रिपोर्ट याद रखनी है, और आपको आपको ये याद रखना है कि किसने किस पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध में बोला, कितने लोग सहमत थे, कितने नहीं थे। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि सभी भारतीय जो है पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सारे नहीं थे। महात्मा गांधी जी तो बिल्कुल भी इसको जो है पसंद नहीं करते थे, एकदम ही इसको क्रिटिसाइज करते थे, बट हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ये इसका मिक्सचर चाहते थे। साथ में आपने देखा कि किस तरीके से एडम की रिपोर्ट ने बताया कि पहले शिक्षा बहुत फ्लेक्सिबल थी, फिर बाद में फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। ठीक है, और मैकाले जिसने अंग्रेजी शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया है। तो ये अगर आपने स्टोरी की तरह पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए आपको रटने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, विलियम जोन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, टॉमस मैकाले, महात्मा गांधी पाठशालाएं। यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, गुरु
प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। अब 2-3 आंसर तो ऐसे ही बता दोगे। महात्मा गांधी जी, मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर आपको पता ही है, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा ये दे रहे थे, शांति निकेतन के नाम से 1901 में इसकी स्थापना हुई। महात्मा गांधी जी एकदम इसके विरुद्ध थे। पाठशालाएं में आपको पता है गुरु, ठीक है। और फिर हमारा बच गया विलियम जोन्स, जो कि आपको पता है ये चाहता था कि जो प्राचीन संस्कृतियां हैं इसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसने बहुत सारे भाषाओं का इसको ज्ञान था, ठीक है। तो ये चैप्टर काफ़ी आसान है, अगर आप देखो तो इसमें आपको कुछ भी ऐसा रटने वाली चीज़ें नहीं थी, समझने वाली थी। तो लाइक कर दीजिएगा, आज भी आप सभी से रिक्वेस्ट है। देखते हैं वो दिन कब आएगा, पता नहीं इस जन्म में आएगा या नहीं, 500 लाइक्स का टारगेट। तो चलो मिलते हैं। और मैंने आप सभी के लिए ना बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है SST के लिए। धीरे धीरे जब हमारा पूरा NCERT कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन, सबका मिक्सचर 1 लाइनर वो भी हम करेंगे, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा ही। अगर आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आपको ऐसा लगेगा, अंदर से डर तो रहता ही है ना कि यार पता नहीं कितने नंबर आएंगे, बट ये डर खत्म कर लीजिए, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। क्योंकि लास्ट में जो चीज़ें मैं आपको कराऊंगी एग्जाम से पहले ही, चाहे वो प्रीवियस क्वेश्चंस का पूरा 1 लाइनर हो, NCERT की किताबों का, उससे आपको सच में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें, आपको ही फायदा होगा, आपका CTET का पेपर 100% क्लियर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 5 बजे बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है, बिहार ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।